मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी। तो सबसे पहले पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट की पीरियड के अंदर या ग्रुप के अंदर वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ट्रेंड होता है। तो सबसे पहले उसे समझने के लिए आपको जो चीज़ समझनी पड़ेगी वो होगी क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होती है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। जितने भी होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एलिमेंट के अंदर जो उसकी सबसे बाहरी शेल होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं हम सेकंड टर्म पे। जो सेकंड टर्म है वो है हमारी वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता बोलते हैं। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी से मतलब है कि अगर वो कंपाउंड बनाएगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करेगा, तो उसकी कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की या कितने इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है ना, तो हम इसको समझते हैं एक तरीके से। फॉर एग्जांपल हमने लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसके लिखेंगे तो ये हो जाएगी 281। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, तो इसके बाहरी शेल है 3rd नंबर पे। ये पहली शेल में 2 हैं, दूसरी में 8 हैं, लास्ट सबसे लास्ट है और उसमें 3rd शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है। अब जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये अगर ये लूज़ कर देता है तो इसके जो ये वाला कक्ष है ये कंप्लीट है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये सिर्फ कितनी टेंडेंसी है इसकी? 1 इलेक्ट्रॉन देने की। इस केस में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम होता है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिया क्लोरीन। तो हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 2, 8 एंड 7। तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके बाहरी शेल में प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। तो यहाँ पर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। और अगर हम बात करते हैं वैलेंसी, तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर ले कहीं और से तो 7 + 1 8 और ये जो शेल होगा लास्ट, ये शेल इसका कंप्लीट हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेने से। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 1। इसका मतलब क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आप उनके अंदर कभी भी कंफ्यूज ना हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल एंड वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट इज़ अ नंबर ऑफ गेन और लूज़। कितना उसने गेन किया है, कितना उसने लूज़ किया है कंपाउंड बनाते वक्त। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसका ट्रेंड क्या रहता है। सबसे पहले हम पीरियड में जाते हैं। पीरियड में हम कोई भी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिथियम लिया, लिथियम, बरीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये हमारा सेकंड पीरियड है। तो इस सेकंड पीरियड में ये इसका एटॉमिक नंबर है 3 के हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसका 4, ये आपको सब पता है, इसका 6 है, इसका 7 है और सो ऑन। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 1, तो इसकी हो गई 2 2, इसकी हो जाएगी 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 2 8, यहाँ पे 2 7। तो मैं अभी सिर्फ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो इसके कितने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। इसके कितने हैं? 2। इसके कितने हैं? 3। इसके कितने हैं? 4। इसके कितने हैं? 5। और ये जो संख्या है वो बढ़ रही है क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बता रहा है कि बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर इंक्रीजेज अलॉन्ग विद द पीरियड। ठीक है ना, लेकिन अगर हम वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी सेम रहेगी। ठीक है, 1 ही रहेगी, इसकी भी 2 ही रहेगी, इसकी 3 ही रहेगी, इसकी 4 ही रहेगी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सेम है। लेकिन इसके बाद चेंज होगा। चेंज क्या होगा? जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसके पास 6 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि 8 हो जाए। 7 वाला सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 8 वाला तो लेगा ही नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ? इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, इसकी 3 थी और इसकी 4 थी और फिर 3 2 1 0 हो गया। इसका मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था उनकी संख्या बढ़ रही थी, लेकिन वैलेंसी
वैलेंसी थी कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो जब पीरियड में हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो वो जो होती है पहले मिडल तक क्या करती है इंक्रीज़ और फिर बाद में क्या करती है डिक्रीज़। ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्रुप में। अब फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप लिया, ग्रुप फर्स्ट ले लेते हैं हम। ग्रुप फर्स्ट में हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम फ्रांसियम होता है, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा जा रहा है, 3, 11, 19 इस तरीके से। तो यहाँ पर जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसकी होती है बेटा 2, 1, इसकी होती है 2, 8, 1, इसकी क्या हो जाएगी 2, 8, 8, 1। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने से आपको क्या पता चला है? वैसे तो आपको सब पहले से ही पता है कि जो सबसे अंदर ग्रुप में जो होता है उनकी कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाली वो सेम होती है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन लिथियम में मौजूद होंगे लास्ट में हर एक में वही होंगे, उसी ग्रुप में है इस वजह से। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसकी वैलेंसी है। इसके साथ भी एक ही है, इसके साथ भी एक है और इसके साथ भी एक ही होगा। तो इसका मतलब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो सेम होती है जब हम ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम। समझ में आ गया? तो व्हेन वी गो इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी रिमेन्स द सेम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर एक और चीज़ आई थी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपके बहुत डिटेल में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा ये टॉपिक। एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट एक चार्ज होता है जो कोई कंपाउंड है उसके अंदर वो एलिमेंट फील करता है सराउंडिंग एटम्स की वजह से। फॉर एग्जांपल जैसे HCl है, अब HCl पे कितना चार्ज है अगर हम देखें तो प्लस का 1, क्योंकि क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 है और क्लोरीन की -1 है। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का निकालते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो हाइड्रोजन का इसमें कितना है +1। अब आप बोलोगे मैडम इसमें H2 लिखा है, H2 लिखा है तो एक हाइड्रोजन पे +1 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 2 हो गए ना, तो +2 + -2 हो गया ना, कैंसिल, 0 हो गया। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, मतलब हर एक के ऊपर ईच करके +1 +1 +2 हो रहा है और ऑक्सीजन का -2 है। तो इस वजह से ये जो मैंने बताया है, ये क्या बताया है, ये अभी आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सेपरेट चैप्टर मैंने अभी बताया, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आएगा, उसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं उसके लिए। सिर्फ आप इतना समझ लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरीके से क्या है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कोई एलिमेंट है तो अपने सराउंडिंग एलिमेंट्स की वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज वो महसूस कर रहा है वो है। तो जैसे क्लोरीन इसकी होने की वजह से अपने ऊपर प्लस का चार्ज महसूस कर रहा था हाइड्रोजन क्लोरीन की वजह से, तो ये प्लस हो गया, ठीक है ना, +1। तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है उसका क्या ट्रेंड होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा किसी भी एक तरीके से जो एलिमेंट एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं वो उनकी वैलेंसी होती है। तो जो वैलेंसी का ट्रेंड था वही सेम रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट का भी, बस डिफरेंस याद रखना बेटा, वैलेंसी जो होती है ना वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज़ एक्चुअली द चार्ज। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, इनफ्रैक्शन भी हो सकता है, बट वैलेंसी कभी भी आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी और वैलेंसी कभी प्लस और माइनस में भी नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये सेम ट्रेंड होगा वैलेंसी का और ऑक्सीडेशन स्टेट का। अभी हम बात करते हैं, जैसे इसके अंदर अगर कोई दिखा रखा होगा तो हम देख लेते हैं। जैसे इसमें ये दिखा रखा है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, ये सारा इस तरीके से दिखा रखा है हमने वैलेंस। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इसी तरीके से। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या रेगुलर बढ़ रही है, बट जो वैलेंसी होएगी, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। अगर हम वैलेंसी लिखेंगे तो क्या आएगी? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 और 0, क्योंकि 8 है इसके अंदर तो ना लेगा ना देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कैसा ट्रेंड होता है। अब बात आते हैं हम एनामलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब क्या मतलब होता है एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, क्या मतलब है? तो उसके लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे हर एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये मैंने लिखा है ग्रुप 1। ऐसे ही मान लो अगर मैं दूसरा ग्रुप लिखूँ, दूसरा कौन सा है हमारे पास? बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसी तरीके से मैंने पूरा नहीं लिखा बेटा, सिर्फ 3 एलिमेंट लिए हैं। अगर हम और दूसरा लेते हैं इसके अंदर, जैसे 13 हमने ले लिया, 13 में कौन आएगा? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम,
अगला हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 14, तो 14 में हमने लिया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो हमने एक नॉर्मली लिखा है, जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ये सेकंड पीरियड है। कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट आए हैं ये सारे, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो कहीं कहीं पर आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनामलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इन ग्रुप फर्स्ट, या बेरिलियम इन ग्रुप सेकंड, या बोरोन इन ग्रुप 13। एनामलस बिहेवियर या एक्सेप्शनल भी आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जैसे लिथियम जो है उसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कोवलेंट करैक्टर भी दिखाते हैं कुछ हद तक, जबकि ये सारे क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। लिथियम का जो कंपाउंड होते हैं ज़्यादा जो जैसे हैलाइड्स होते हैं, लिथियम क्लोराइड, ये ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है एज़ कंपेरिजन टू इनके। हर के साथ ऐसा ही दिक्कत है कि बेरिलियम जो होगा उसके कंपाउंड ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर दिखाएंगे एज़ कंपेरिजन टू इसके। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। तो ये जो अलग करैक्टर दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? रीज़न ऑफ एनामलस बिहेवियर पे आते हैं हम। तो यहाँ पर समझिए रीज़न ऑफ एनामलस बिहेवियर, रीज़न ऑफ एनामलस बिहेवियर। पहला रीज़न है स्मॉलेस्ट साइज़। आप अगर ध्यान करेंगे पीरियड में सबसे ऊपर वाला मेंबर ये हरकत करता है जो अपनी प्रॉपर्टी मैच नहीं दिखाता। अब आप अपना परिवार याद कीजिए जिसमें आप रहते हैं। आपके घर के जो सबसे छोटा सदस्य होता है वो सबसे ज़्यादा शरारती होता है ना। तो वो सबसे ज़्यादा शरारती क्यों है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा छोटा, तो उसके नखरे सहे जा रहे हैं। तो वही वाली बात है, हर एक ग्रुप के अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा तो वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है साइज़ के अंदर। अब जब स्मॉल साइज़ होगा तो मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं कि साइज़ स्मॉल होता है तो उसकी आयनाइजेशन कैसी होगी? हाई होगी। आयनाइजेशन एनर्जी पड़ी थी ना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। अगर आयनाइजेशन एनर्जी है तो उसकी हाई क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होगी, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी। और अभी आपके चैप्टर में, अगले चैप्टर में आएगा कि जब किसी कैटायन का साइज़ छोटा होता है बहुत ज़्यादा एज कम्पेरिजन टू किसी और के, तो उसके कंपाउंड ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर दिखाते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन पावर, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट साइज़ के ही वजह से उसकी क्या होती है? हाई पोलराइजेशन पावर, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा अच्छी तरीके से। तो आप ये समझ लीजिए हाई पोलराइजेशन पावर जिस जिस कैटायन की होगी उसके कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा जब मैंने बोला था कि हर ग्रुप का पहला मेंबर के ज़्यादातर कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवलेंट होते हैं, बाकी सबके आयनिक हैं। तो वो इस वजह से हो रहे हैं। अलग प्रॉपर्टी जो दिखा रहे हैं, जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स में अंतर आ रहा है, जैसे कईयों के ऑक्साइड्स जो होंगे ऊपर वाले जो होंगे एलिमेंट के सबसे टॉप मोस्ट मेंबर, उसके जो ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स होते हैं कम बेसिक होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू नीचे वालों के, ठीक है। तो वो सब जो अलग बिहेवियर के रीजंस हैं वो ये 4 रीज़न हैं: स्मॉलेस्ट साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई पोलराइजेशन पावर विद इन द ग्रुप, ठीक है ना। सब में, इन सब में, पूरे ग्रुप में सारी चीज़ें अलग इसके पास होती हैं। इसी वजह से जो टॉप मोस्ट मेंबर होता है वो एनामलस बिहेवियर दिखाता है। अब आते हैं हम यहाँ पर कि पीरियोडिसिटी ऑफ एनामलस के साथ साथ में एक डायगोनल रिलेशनशिप रह गया, वही मैं ढूंढ रही थी कि यहाँ पे कुछ छूट गया। बेटा ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या है? जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ में एक डायगोनली रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़। अब इस बात को समझने में थोड़ा आपको समय लगेगा, उसके लिए हम करते हैं, कैसे समझेंगे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर सेकंड पीरियड लिखते हैं तो शायद मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सेकंड पीरियड हमारे पास क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड है हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सोन, ठीक है। हमने कुछ ही एलिमेंट्स लिखे हैं उनके। ये पाया गया है कि जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है उसके डायगोनली मेंबर जो पड़ता है थर्ड पीरियड का, उससे वो प्रॉपर्टी मैच करा है। तो लिथियम के डायगोनल कौन पड़ रहा है? मैग्नीशियम। बेरिलियम के डायगोनली कौन पड़ रहा है? एल्यूमिनियम। बोरोन के डायगोनली कौन पड़ रहा है? सिलिकॉन। कार्बन से
फॉस्फोरस। इसका मतलब जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं वो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के डायगोनल जो मेंबर आ रहा है उसके साथ सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं। जैसे लिथियम के कंपाउंड्स बताए थे कि कुछ कोवलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं, मैग्नीशियम के कंपाउंड भी कोवलेंट कैरेक्टर दिखाते हैं। लिथियम जो होता है उसके सॉल्ट ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं अपने ग्रुप में, मैग्नीशियम के भी सॉल्ट उसके बराबर के हाइड्रेटेड होते हैं। लिथियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स का जो कैरेक्टर होता है वही मैग्नीशियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का कैरेक्टर होता है, और ऐसा ही बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ भी होता है, ऐसा ही बोरोन और सिलिकॉन के साथ भी होता है। तो इसका मतलब देयर इज अ रिलेशनशिप इन द सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी? बिटवीन द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स एंड द डायगोनल मेंबर ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है, ये रीज़न क्या है इसका, क्या ऐसा रीज़न है कि ये ऐसा दिखा रहा है? तो उसके लिए आप समझो, सबसे पहले रीज़न क्या आएगा? पहला रीज़न आएगा कि उनका साइज़ जो है सबका सिमिलर है। अब देखो सिमिलर साइज़ होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सेम ही क्या होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर क्या होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। अगर सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी है तो सिमिलर ही क्या होगी उसकी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये सब कुछ सेम है तो सिमिलर ही क्या उसकी पोलराइजेशन पावर। तो लेना देना सिर्फ किसका है, सिमिलर साइज़ का। अब ये सिमिलर साइज़ हुआ कैसे वो समझो। देखो आपने हमने लिथियम का ही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिथियम लिखा था, यहाँ पे बेरिलियम लिखा था, और यहाँ पे हमने लिखा था सोडियम, और यहाँ पे लिखा हमने मैग्नीशियम। अब ये इसी से मैचिंग क्यों दिखा रहा है? अब आप सोच के देखो कि जब हम यहाँ इस लिथियम से यहाँ पर गए तो ग्रुप में साइज़, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ क्या किया, इंक्रीज, साइज़ बड़ा हो गया। और जब सोडियम से हम मैग्नीशियम पे जाएंगे तो पीरियड में जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़। तो लिथियम से सोडियम में जितना इंक्रीज़ हुआ, सोडियम से मैग्नीशियम जाने में उतना ही क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो नलफाई इफेक्ट हो गया। तो इसका मतलब जितना साइज़ था उतना ही साइज़ रह गया मैग्नीशियम का, क्योंकि एक ही कदम इंक्रीज़ हो रहा है, एक ही कदम डिक्रीज़ हो रहा है। इसी वजह से लिथियम और मैग्नीशियम रिलेशनशिप दिखा रहे हैं डायगोनल, और ऐसे ही बेरिलियम एल्युमिनियम दिखाएंगा, ऐसे ही ये रिलेशनशिप पॉसिबल होता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उनकी सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़ है। अब आते हैं हम बात कर रहे हैं अब पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एंड केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी से मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अब हम मान लो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं, लेट इट बी हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने ऑक्साइड्स लिए यहाँ पर। तो ऑक्साइड में कौन हो सकता है हमारे पास? जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिथियम के ऑक्साइड लिए, लिथियम का ऑक्साइड बनेगा तो लिथियम 2O। आपको ऑक्साइड तो बनाने आते हैं ना? जैसे हम मान लो जनरल मैं लिथियम का ऑक्साइड बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझे फार्मूला नहीं आता, इन केस मैं आपकी हेल्प कर दूँ। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, ऑक्सीजन का कितना है, 8। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2, 6। तो इनकी वैलेंसी कितनी आई, लिथियम की वैलेंसी कितनी आई, 1, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी आई, 2, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपने कंप्लीट कर सकता है। अब जब बराबर नहीं होते तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो लिथियम की इंटू किससे हुआ है, 2 से, ऑक्सीजन की कितने से हुई है, 1 से, तो लिथियम 2O। तो ये ऐसे हम फॉर्मूले निकालते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑक्साइड्स की, तो ऑक्साइड्स के अंदर हम यहाँ पर आते हैं ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स में जब हम ग्रुप में गए तो लिथियम 2O, सोडियम 2O, पोटेशियम 2O, हम किस में जा रहे हैं, ग्रुप में। तो ग्रुप में जो ये ऑक्साइड्स हैं क्या होगा, इनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, बता सकता है कोई? बेसिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, इंक्रीज़ होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब ये लीस्ट बेसिक मिलेगा और ये हाईली बेसिक मिलेगा, और नीचे जाओगे तो सीजियम वाला भी है, वो ज़्यादा बेसिक मिलेगा। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। आप पीरियड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई दे कि आप ना ये बताइए सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड में कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो जब हम पीरियड में जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, डिक्रीज़ करता है। अब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा तो सबसे ज़्यादा किसका है, सोडियम के ऑक्साइड का, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम का ऑक्साइड का बिल्कुल कम होता है। अब आपको एक बात ध्यान में दिलाऊं, ये बेसिक होता है, ये बेसिक होता है, और एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब ये चीज़ क्या आ गई है नई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है बेटा वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। इसका मतलब एम्फो मतलब होता है बोथ, इसका मतलब वो ऑक्साइड जो बोथ करेक्टर दिखाता है, एसिडिक करेक्टर भी दिखा रहा है और बेसिक करेक्टर भी दिखा रहा है। इसका मतलब वो एसिडिक करेक्टर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेसिक करेक्टर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसे ऑक्साइड्स को जो दोनों करेक्टर दिखाते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, आर्सेनिक ऑक्साइड हो गया। यहाँ पर इसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या हम उसको कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है। शो बाई ए केमिकल रिएक्शन विद वाटर दैट सोडियम ऑक्साइड इज द बेसिक ऑक्साइड एंड Cl2O is an एसिडिक ऑक्साइड। तो इसको हमने करना है कैसे? तो सबसे पहले तो उसने बोला है कि रिएक्शन के साथ समझाओ। रिएक्शन हो गई हमारी सोडियम का ऑक्साइड की, रिएक्शन हमने पानी के साथ करनी है। अब इसको पानी मिला तो ये तो सिंपल क्या बन जाएगा, NaOH। ठीक है, यहाँ पे क्या बनने वाला है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। यहाँ पे क्या बनने वाला, जब हमने Cl2O7 लिया और पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे बन रहा है बेटा HClO4। अब देखो ये क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सुना होगा आपने, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। HClO4 इसका नाम ही क्या है, क्लोरिक एसिड। तो आप समझ रहे हो क्या बना, एसिड। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो Cl2O7 है ये एक एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि पानी के साथ वो एसिड का टेस्ट देगा। सोडियम ऑक्साइड जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि पानी के साथ घुलने के बाद वो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि किसी भी कंपाउंड को अगर हम पानी में घोल दें और उसके बाद वो अगर H+ आयन दे तो वो एसिड होता है, OH- दे तो वो बेस होता है। तो यहाँ पे हमने इसको पानी में डाला तो पानी में डालने के बाद वो क्या दे रहा है, OH-, तो ये बेस है। ये क्या दे रहा है, H+, तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हमारा बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सारे इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। मेटलिक करेक्टर भी पढ़ लिया था हमने, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी पढ़ लिया था, तो ये सब कर लिया है, चैप्टर कंप्लीट है। तो इस वजह से आपको आज का काम यही है, ये वीडियो देखना है, नोट्स बनाने, नोट्स भी मैं आपको रिटर्न भेज दूँगी और कल आपका टेस्ट होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। थैंक यू क्लास।